स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। आज है तीसरा दिन और आज तीसरे दिन भी हम लोग फ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन में बहुत सारी चीज़ें को कवर कर लिया है, जैसे कि फ्रैक्शन का डिफिनीशन हो गया, फ्रैक्शन के पार्ट्स हो गए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिए कि इनका प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन तीनों का। आज हम लोग को टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वो टॉपिक हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, अनलाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन द फ्रैक्शंस। ये टॉपिक आज हम लोग को क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो बिल्कुल धैर्य बना के बैठे रहिए और आज हम लोग कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम होता है उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 1/4 की, ठीक है, तो 1/4 अब अगर हम लोग लिख दें 2/8 या हम लोग लिख दें 3/12, तो आप पाएंगे कि 1/4 की वैल्यू सेम है, 2/4 की वैल्यू वही है और 3/12 की वैल्यू वही है। ठीक है, जब इसको हम लोग फर्दर कट करेंगे तो ये फिर 1/4 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू इक्वल होता है उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनको बनाते कैसे हैं तो आप ऑब्जर्व किए होंगे और अब आपको ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हुआ है, सेम वैल्यू का एक फ्रैक्शन मिल गया है। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे 1/4, अगर हमको ये फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या किया हूँ, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। 2 1 = 2 और 4 2 = 8। तो देखिए 2/8। ठीक है, फिर अगर हमको एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 3/12। तो ये तरीका है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने का। ठीक है, ये तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने का। जरूरी नहीं है हमेशा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, किसी भी फॉर्म में रहेगा। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे 1/4 में 2/2 का कर दिए, फिर 1/4 में 3/3 का कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है आप लोगों के बुक में कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, है ना। 2/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए तो क्या करेंगे, एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक बार 3/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई, 5/5, अलग अलग मल्टीपल से मल्टीप्लाई कराएंगे, अलग नंबर मिलता जाएगा। इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एक नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई ही कराएंगे, अगर आप डिवाइड भी कराएंगे, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, अगर वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, दूसरा हम लोग का टॉपिक यही है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है फ्रैक्शन का जिसको फर्दर आप डिवाइड न कर पाए, किसी का जिसका एचसीएफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे ये 1/4, अब ये 1/4 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, 2/5 ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बात यही समझने की है कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना रहेगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप लोग घर से कुछ फ्रैक्शंस को लिखेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। जैसे मान लीजिए आप 3/7 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, 6/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। अब देखिए 6/4 इसका जो रियल वैल्यू है वो 6/4 का रियल वैल्यू क्या है,
ये है 3/2। आया कैसे है, 6 को हम लोग डिवाइड किए किससे, 2 से, और 4 को भी किससे डिवाइड किए हैं, 2 से। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे आप कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हमें कुछ चेंज करना है, अगर हमें अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो या आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, और वो क्या होगा, सेम नंबर से ही होगा। अगर आप इनमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो वो क्या होगा, वो सेम नंबर से, जैसे 6 में 2 से डिवाइड किया तो 4 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम नंबर से होगा। तो ये तो हो गया किसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अब इनमें और सारे भी क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अगर हम लोग बात करें, हाँ, जैसे ये तो एक प्रकार हो गया कि आपसे बोल दिया जाएगा कि 4-5 फ्रैक्शन लिख दीजिए जो इक्विवेलेंट हो किसी भी फ्रैक्शन के, ठीक है। एक तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको कि बताइए कि 3/4 और 4/7 ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है। आपको बताना रहेगा कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी होता है इक्विवेलेंट का, तो ये बोलता है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का, मतलब पहले न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर का और दूसरे न्यूमरेटर से फर्स्ट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल आते हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। पर अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम लोग करेंगे तो हर परिस्थिति में वो इक्वल ही आएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें किसका, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1/4 का और 2/8 का, यही तो हम लोग लिखे थे फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 1/8 जा 8 और 4/2 जा 8। तो देखिए यहाँ पे LHS RHS के बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इस प्रॉपर्टी पे कि बताइए दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, या तो फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके देख लीजिए कि ये दोनों मतलब इक्विवेलेंट है या नहीं है। वहीं पे हम लोग का दूसरा टॉपिक था क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। पता है कि किसी भी बड़े चीज़ को अगर छोटा करना है तो विभाजन ही उसका क्या है, एक और ओनली एक ही रास्ता है किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करने का, वो क्या है, विभाजन, मतलब डिवीजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16/24, ठीक है। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर और क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म का एक यही प्रॉपर्टी आप लोग समझ जाइए कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब HCF 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा, तब वो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया था 2/5 का, ये मैं बोला था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, ये इन दोनों नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो जब किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 डिवाइड कर पाएगा तो वही क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको 2 से कट कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 2 से हम लोग को तो कट करने की आदत है तो ऐसे कर लेंगे 2 8 जा 16 और 2 12 जा 24। फिर 2 से कट कर लेंगे तो 4 और 2, ये 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये 2 और ये 3, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 2/3, ठीक है। अगर हम लोग इसको बाय प्रोसीजर करते तो ऐसा होता है, ये 16/24 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व करते तो ये होता है 8/12। फिर इसको 2 से डिवाइड करते तो ये आता 4/6, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करते दोनों को तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको 2 नहीं डिवाइड कर सकता है और 2 से छोटा नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, और अगर जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि किसी नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाए तो वो नंबर क्या होते हैं, HCF होते हैं। उसी नंबर को क्या बोला जाता है, HCF बोला जाता है। तो यहाँ देखिए 2/3 क्या है, हम इन दोनों नंबर को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 और 3 का HCF क्या हुआ, 1 हुआ।
और ये 2/3 किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी भी नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब उसके सबसे छोटे रूप में लिखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। और डिवीजन भी हम लोग इसी हिसाब से करेंगे, उसके सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। सबसे अच्छा उपाय ये है, इतना बड़ा प्रोसीजर करने से बेहतर ये है कि हम लोग पता कर लें कि 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। जब हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी नंबर को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये सोच लेंगे कि उस नंबर का एचसीएफ कितना है। जैसे हम लोग का एग्जांपल क्या था, 16/24 था, ये एग्जांपल था हम लोग का, ठीक है। तो इन दो नंबर का क्या है, 16/24, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। अब हमें पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही क्या कहलाता है, दोनों में वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और क्या हो जाएगा, 8 होगा और 16 होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब 1, 2, 4, 8, 16 सारे नंबर 16 को डिवाइड कर देंगे। वैसे ही हम लोग लिख लेंगे 24 के फैक्टर्स को। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, और उसके बाद 6, 7 तो नहीं होगा, 8 और फिर 12 और उसके बाद 24। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे। 1 भी डिवाइड कर देगा 24 को, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, ये सारे नंबर क्या कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे। तो ये सारे नंबर से क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब इनके एचसीएफ क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट होगा और कॉमन भी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, देखिए 8 है और यहाँ पे भी 8 है, जो दोनों में कॉमन है। बाकी तो 16 इसमें, पर 16 इसमें नहीं है, 24 इसमें है तो 24 इसमें नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 8 है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 8, ठीक है। इनका एचसीएफ हो जाएगा 8 और इसको हम लोग 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, 8 से, और आंसर आ जाएगा हमारा 2/12, सॉरी 2/3, 8 3 जा 24। तो 2/3 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बार में क्या हो गया, आंसर आ गया। तो एचसीएफ का यही कमाल है कि ये लिस्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं एचसीएफ बाय लिस्टिंग मेथड। आप लोग बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, डिवीजन मेथड पढ़े होंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े होंगे। तो ये मेथड तो थोड़ा सा यहाँ पे के लिए इजी है, तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे करके समझा दिया। बाकी जगह पे आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो आपके लिए, उस मेथड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में और भी जैसे मान लीजिए, अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग, 80/24, अब यहाँ पे हम लोग को एक बात समझना होगा कि ये बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये छोटा नंबर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए दोनों का, ठीक। अब अगर कॉमन फैक्टर चाहिए तो अगर हम बस इसी का कॉमन फैक्टर लिख लें 24 का, और उसके बाद जितना बड़ा है इसका, जितने बड़े इसके फैक्टर हैं उतने ही इसके ही फैक्टर लिखें। चलिए आइए समझते हैं। अगर यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 5 4 6 8 12 24, ये हो गया किसके, 24 के फैक्टर। अगर हमको इन दोनों के में से कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है, अगर हमको इन दोनों में से कॉमन फैक्टर चाहिए तो क्या 24 से बड़ा ऐसा कोई फैक्टर होगा जो इस वाले में मिल जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम लोग 24 से 24 के लगभग इतना बड़ा लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसके लिखे फैक्टर को तो 1 2 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 4 और 8, उसके बाद फिर 10,
फिर 12 से भी नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या ही देखना, 24 से भी तो नहीं होगा 80 डिवाइड, ठीक है। तो 24 से भी नहीं होगा 80 डिवाइड, तो ये हमारे क्या हो गए, लगभग कॉमन फैक्टर हो गए। अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, अब इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है और कॉमन कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा ये है, 8 है और 8 है, ये दोनों क्या हैं, बड़े भी हैं और कॉमन भी हैं। तो अगर ये 8 बड़े भी हैं और कॉमन भी है तो 8 ऐसे क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 80/24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 10 जा 80 और 8 3 जा 24, ठीक है। तो 10/3। अब देखिए 10/3 क्या है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है। इन्हीं दोनों नंबर, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, उन्हीं दोनों नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ क्या 1 हो। तो 10 और 3 का अगर पेयर लिखेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, 10 और 3 को को प्राइम नंबर का पेयर बोलेंगे, ठीक है। जब को प्राइम पढ़ाएंगे तो बताएंगे अच्छे से। फिलहाल आप इतना जानिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, और एचसीएफ निकालने के बाद आप एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि डिफिनीशन भी समझ में आ जाए आपका एचसीएफ का क्या होता है, ठीक है। बाकी मेथड्स तो अलग अलग हैं, पर अगर आप इस मेथड से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफिनीशन क्या होता है एचसीएफ का। एचसीएफ में 3 टर्म होते हैं, हाईएस्ट मतलब वो सबसे बड़ा, क्या हो, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, और फैक्टर हो मतलब जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो ये तो सारे वही नंबर है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, पर इन दोनों में कॉमन क्या है और सब बड़ा क्या है। तो देखिए अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, पर ये सबसे बड़ा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 8 कॉमन है, और 8 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, ज़रूर आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2/5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे -15। तो बताइए यहाँ पे क्या फील होगा। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 अगर यहाँ पे 15, अगर यहाँ पे 5 से 15 हो गया है तो क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ होगा, 5 3 या 15। तो यहाँ पे भी ऊपर भी हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 2 3 या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह अटैम्प्ट करते हैं। कभी कभी ये भी दिया रहता है कि बनाइए किसी फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर का या फिर इस न्यूमरेटर का, तो फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन है 2/5 है, और बोल दिया कि राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 50, ठीक है, राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 50। तो डिनोमिनेटर आपको सोचना है कि 50 कब होगा, तो डिनोमिनेटर जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी डिनोमिनेटर क्या होगा, 50 होगा। तो यहाँ लिख दिया 50 10 से मल्टीप्लाई करके, और अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। और वैल्यू हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यही डिफिनीशन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कि ऐसा फ्रैक्शन, ऐसे 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जिनका वैल्यू चेंज ना हो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 को ऐसे ही रहने देते हैं और 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 2 का 2 ही रह जाएगा, मतलब ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसलिए हमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20/50। तो हमें क्वेश्चन क्या था, राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 50। तो डिनोमिनेटर 50 क्या बना दिए हम लोग, डिनोमिनेटर को 50 बना दिए, और न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, बस वो बोला था डिनोमिनेटर को 50 बनाने के लिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए कि राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर एनीथिंग, मान लीजिए 200 मिल गया, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, 2/5 था। अब आपको ये सोचना है कि 200 कैसे बनेगा, तो 200 अगर 2 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा। तो ये हो गया 200, तो कैसे बनाइए, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा 500,
क्योंकि अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हम लोग का लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर हम लोग लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे जो भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 6/7, 8/7, 2/7, 5/7, तो देखिए ये सारे फ्रैक्शन कैसे हैं, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल है, और ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। सिर्फ यही डिफिनीशन है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, और ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, सेम नहीं हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसका, 7/8, 4/3, 2/9, 5/3, तो ये सब क्या है, ये सारे क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, लाइक फ्रैक्शन के। लाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा दिखाई दो, उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको लाइक फ्रैक्शन समझ में आया होगा। जिन ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल हो, उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जिनका इक्वल होगा उनको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, मतलब हम लोग अब पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम लोग कंपेयरिंग फ्रैक्शन की बात करें तो इसको हम लोग डील कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब हम लोग तुलना करेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, कंपेयर में क्या होता है, तुलना करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई या बराबर है। ठीक है, फ्रैक्शन में 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो कोई फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के बराबर होगा, या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा। तो यही हमें बताना होगा कि कैसे, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कंपेयर करना है कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2/7, 3/4, 3/7, 5/7, 8/7, हम लोग ऐसे नंबर्स को कंपेयर करते हैं जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो। ठीक है, ऐसे नंबर को कंपेयर करते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। ऐसे नंबर को कंपेयर करने के लिए बस हमें थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कॉमन सेंस का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 7 है, 7 है, 7 है और 7 है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 7 7 7 7 में, और न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। तो अगर आपको इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सामान है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड, मतलब 7 लोगों में बांट रहे हैं। ठीक है, कोई 2 सामान है जिसको हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं। यहाँ पे कोई 3 सामान है जिसको हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं, और यहाँ पे कुछ 5 सामान है जिसको हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं, और यहाँ पे 8 सामान है जिसको हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं। तो आपको, अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और दिमाग लगाएंगे तो पता लगेगा कि सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं में से सबको मिलेगा, क्योंकि 8 सामान है और उसको हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं। मतलब एक एक ऑब्जेक्ट तो एक एक लोगों के हिस्से में आ जाएगा, पर यहाँ पे वैल्यू और छोटी होगी। अगर किसी 5 सामान को हम लोग 7 लोगों में बांट रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, और छोटी होगी। और अगर किसी 2 सामान को अगर 7 लोगों में बांट रहे हैं तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो अगर हमको इसको क्रम में लिखना रहे, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम लोग समझते हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो अगर हमें कंपेयर करके लिखना हो, अगर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको 2/7 को इसमें सबसे छोटे से अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा तो हम लोग बहुत ईजीली लिख सकते हैं। जो नंबर ऊपर न्यूमरेटर में सबसे छोटा रहेगा वही सबसे छोटा रहेगा। तो ये हो जाएगा 2/7, 3/7, 5/7, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा तो 8/7, फिर 5/7, फिर 3/7, फिर 2/7, हम लोग ऐसे लिख लेंगे।
तो ये चीज़ें अगर तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। तो हम इन नंबर को डिवाइड करेंगे और ऊपर देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन किसका, अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये तो ऐसे हो गया, और मान लीजिए अगर यहाँ पे 1/7 हो जाए, 1/8 हो जाए, 1/9 हो जाए, 1/3 हो जाए, तो ये अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है, यहाँ नीचे क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो ये तो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, किसका, इसका डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमरेटर इक्वल है, तो आपको देख के ये पता लगना चाहिए, अपना कॉमन सेंस का जब आप यूज़ करेंगे तो पता लगेगा किसी एक चीज़ को 9 लोगों में बांटा जा रहा है, ठीक है। किसी एक चीज़ को 9 लोगों में बांटा जा रहा है, मतलब सबसे छोटा तो यही होगा ना, क्योंकि किसी एक चीज़ को 3 लोगों में बांटा जाएगा तो 1/3 1/3 1/3। बट अगर किसी एक चीज़ को 9 लोगों में बांटा जाएगा तो 1/9 1/9 कितनी बार, 9 बार। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा। किस केस में, जब न्यूमरेटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको लिख लेंगे 1/9, 1/8, 1/7, 1/3। तो ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे अगर न्यूमरेटर इक्वल रहेगा तो हम लोग इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि जो नीचे सबसे बड़ा रहेगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो नीचे सबसे छोटा रहेगा वही क्यों बड़ा होगा, क्योंकि नीचे अगर छोटा है तो मतलब डिवीज़न क्या आएगा, बड़ा आएगा, है ना। जितना छोटा नीचे वैल्यू होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, आंसर आता है, और जितना बड़ा वैल्यू नीचे होगा उतना ही छोटा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नंबर्स को देखते हैं जिनका न लाइक हो ना अनलाइक हो, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए 2/3 और 4/7, ठीक है। अब हमको बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को बताने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12। इसमें जो पार्ट बड़ा आएगा, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा आ रहा है ना, मतलब ये 2/3 किससे बड़ा है, 4/7 से, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ का यूज़ करेंगे कि अगर कोई दो फ्रैक्शन को पता करना रहेगा कि वो बड़ा है या छोटा है, तो इन चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। फिर अगर एक और एग्जांपल लेके हम लोग देख लिए, जैसे 1/7 और 1/8, ये तो खैर ईजी हो जाएगा, 3/4 और 4/5, है ना। दोनों में एक ही का गैप है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनाता है कि कौन सा बड़ा होगा, तो ठीक है। तो फिर वही हम लोग करेंगे सेम, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 16। ये पोर्शन क्या हो गया, ये वाला 16 बड़ा है तो ये पोर्शन बड़ा हो जाएगा 4/5, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग को कई सारा फ्रैक्शन दिया रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेके सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे, एक टॉपिक और बच गया है हम लोग का, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कंपैरेटिवली इन सारे टॉपिक के, क्योंकि इन सारे टॉपिक में डिफिनेशन ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया हूँ। अभी तक जो फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं, इसमें एक्सरसाइजेज आपके बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, उनको आप लोग घर पे सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। फिर मिलते हैं नए